नमस्कार बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। मैं संदीप मोदी आपको अकाउंट के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप या साझेदारी होता क्या है, इसके लिए अधिनियम कौन सा है, या ये कौन से इसकी जो एक्ट है वो कौन सा है और किस सेक्शन में इसकी परिभाषा दी है। तो साझेदारी के लिए जो अपना अधिनियम बना हुआ है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी के लिए जो अपना अधिनियम बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। उसकी जो धारा 4 है, इन जो सेक्शन 4 है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। साझेदारी की जो डेफिनेशन है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत दे रखी है। अब साझेदारी किसे कहते हैं? तो साझेदारी कहते हैं, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या समस्त व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो साझेदारी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को, यानी जो उनके बीच का जो संबंध है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? वो साझेदारी कहलाता है। और वो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटते हैं, ऐसे व्यवसाय के लाभों को जिसका संचालन या जिसको कोई ऑपरेट है वो उनमें से कोई एक करता है या फिर सारे मिलकर करते हैं, और इसके अलावा लाभों को वो एक निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं। अगर अनुपात निश्चित न हो तो वो उसे इक्वल यानी बराबर बराबर विभाजित कर लेते हैं। तो सही परिभाषा इसकी होगी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या समस्त व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो पहली बात ये होगी कि साझेदारी में मिनिमम जो व्यक्ति होते हैं वो कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बिना साझेदारी या पार्टनरशिप नहीं हो सकती हैं। तो मिनिमम जो व्यक्ति होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मैक्सिमम देखो 100 तक हो जाते हैं ये, यानी कम से कम जो व्यक्ति होते हैं एक साझेदारी में वो 2 होते हैं, और मैक्सिमम है वो 100 होते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 था, उसके अनुसार नियम था कि अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 होती थी, और एक बैंकिंग व्यवसाय में जो अधिकतम साझेदार होते थे वो 10 होते थे और अदर में 20 होते थे। लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो अपना नया अधिनियम बना है, कंपनी अधिनियम 2013, अभी अपने नया नियम बनाए, पहले थे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था। इतने साल जो नियम लागू होते थे वो 1956 के लागू होते थे, लेकिन पीछे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 बन गया है, जिसमें साझेदारी से रिलेटेड एक बात कही गई है, और वो बात ये है कि एक साझेदारी फर्म में मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 100 तक हो जाते हैं। लेकिन 1932 में यह था कि मैक्सिमम जो सदस्य थे वो 20 थे, और एक बैंकिंग व्यवसाय है, एक बैंकिंग बिजनेस है, उसमें वो 10 थे और अदर में 20 तक हो सकते थे। लेकिन अब आपको याद रखना है कि एक साझेदारी जो फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 100 तक सदस्यों की संख्या हो सकती है, लेकिन मिनिमम है वो 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 से कम चले जाएंगे, अगर वो एक व्यक्ति रह गया, अगर मान लो 2 में से 1 भी चला गया, तो एक व्यक्ति कभी साझेदारी नहीं कर सकता, पार्टनरशिप नहीं कर सकता। वो जो कार्य करेगा वो सोलो एंटरप्राइजेज करेगा।
सोलो एंटरप्राइज का मतलब होता है एकल व्यापार। एक व्यक्ति जो व्यापार करता है वो एकल व्यापार कहलाता है, सोलो एंटरप्राइजेज कहलाता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में इसकी सदस्य संख्या 100 कर दी गई और कम से कम है वो 2 रहेंगे, चाहे वो कोई भी अधिनियम हो। अब देखो तीन नाम आते हैं, एक तो साझेदार, एक साझेदारी और एक होती है फर्म। साझेदार, साझेदारी और फर्म। अब साझेदार किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं और फर्म किसे कहते हैं। तो देखो प्रत्येक सदस्य जो एक साझेदारी फर्म में काम करता है वो प्रत्येक सदस्य एक साझेदार कहलाता है। जैसे मान लो किसी साझेदारी में ABC 3 व्यक्ति पार्टनर है, तो A इसमें क्या है, एक पार्टनर, B इसमें क्या है, दूसरा पार्टनर और C इसमें क्या है, तीसरा पार्टनर। यानी कि 3 पार्टनर हैं, ये अलग अलग जब है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक पार्टनर कहलाएगा, एक साझेदार कहलाएगा। जब इन तीनों को जोड़ देंगे यानी इनके बीच का जो संबंध है वो क्या है, आपका साझेदारी कहलाएगा। इनके बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। और इनके द्वारा जो व्यापार चलाया जाता है वो फर्म कहलाती है। यानी साझेदारों द्वारा जो व्यापार चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपने फर्म कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तो क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। उनके बीच का जो संबंध है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। और इनके द्वारा जो व्यापार चलाया जाएगा वो क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी। अब अपने एक वर्ड आएगा, देखो साझेदारी संलेख। नाम क्या आता है, साझेदारी संलेख। जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। या एक एग्रीमेंट बोलते हैं, इसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं या पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। हिंदी में जिसे अपने साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड होता क्या है कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। देखो साझेदारी एक ऐसा बिजनेस है जो मौखिक रूप से भी की जा सकती है और लिखित रूप में भी की जा सकती है। यानी पार्टनरशिप को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न में और ओरल में दोनों तरह से कर सकते हो। मान लो आपने किसी को साथ पार्टनरशिप करनी है, अपने क्या करेंगे, मान लो मैं एक व्यक्ति, मैंने किसी से पार्टनरशिप करनी है, हम दोनों आपस में ये बात कर लेंगे कि ठीक है अपनी पार्टनरशिप रहेगी, लेकिन हमने इसे लिखा कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी क्या है इसको लिखा नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में इसको नहीं लिखा, कहीं भी इसको नहीं लिखा, इसलिए वो क्या कहलाएगी, अगर नहीं लिखा तो वो कौन सी होगी, अपनी मौखिक साझेदारी होगी। अगर बिना कहीं लिखे और हमने साझेदारी कर ली तो वो क्या कहलाती है, मौखिक साझेदारी कहलाती है। लेकिन साझेदारी लिखित भी होती है, यानी साझेदारी को क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न में भी कर सकते हैं। अगर मौखिक साझेदारी है, मौखिक साझेदारी का मीन ये होता है कि मौखिक साझेदारी किसे कहेंगे, जब साझेदार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करें, ओरल रूप से यानी कहीं लिखे न और पार्टनरशिप कर ले, साझेदारी कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, अपने मौखिक साझेदारी कहते हैं। लेकिन मौखिक साझेदारी का ये खतरा रहता है कि पार्टनर में विवाद होने का फुल खतरा रहता है कि विवाद हो सकता है। अतः अधिकतर जो लोग होते हैं वो लिखित साझेदारी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों बातों को लिख लेते हैं, और जिस प्रपत्र में, जिस डॉक्यूमेंट में वो साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों और बातों को लिखते हैं वो क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, साझेदारी संलेख कहलाएगा। तो मौखिक साझेदारी कौन सी होगी, जो हमने ओरल रूप से बिना कहीं लिखे साझेदारी कर ली वो तो होती है मौखिक साझेदारी। और लिखित साझेदारी कौन सी होगी, जब साझेदारी को लिखकर सारे नियम रूल वगैरह हमने किसी डॉक्यूमेंट में लिख लिए, वो आपकी लिखित साझेदारी कहलाती है। अपना वर्ड है पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख। जैसा नाम से पता चल रहा है, संलेख का मतलब होता है कि जिस लिखा हुआ, यानी डॉक्यूमेंट में हमने क्या है लिखा है। तो आपको पूछ ले कोई भी साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि
साझेदारी लिखित अथवा मौखिक दोनों तरह की होती है। साझेदारी लिखित अथवा मौखिक दोनों तरह की होती है। अगर साझेदारी लिखित में होती है, अगर साझेदारी लिखित में होती है तो जिस प्रपत्र में साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों, शर्तों और बातों का उल्लेख होता है वह प्रपत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। जिस प्रपत्र में साझेदारी से संबंधित समस्त नियमों, बातों और शर्तों का उल्लेख होता है वह प्रपत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। अगर मान लो साझेदारी मौखिक है तो अपने बीच के विवाद होने का खतरा रहेगा, तो इस विवाद को लेकर साझेदार है वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जब साझेदारी लिखित में होगी तो कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि साझेदारी से संबंधित समस्त बातें हैं वो उस पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख में लिखी रहती है। लेकिन अगर साझेदारी मौखिक हो जाए, अगर साझेदारी मौखिक हो जाए तो फिर उस विवाद का निपटारा कैसे हो, तो इसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 बना हुआ है उसके अंदर कुछ रूल लिखे गए हैं कि अगर मान लो साझेदारों के मध्य कोई विवाद हो जाता है मौखिक साझेदारी में, तो उन्हें वो नियम मानने पड़ेंगे जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे गए हैं। तो वो नियम क्या है? उन नियमों को अपने कहते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, तो वो देखो होते क्या हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर मान लो साझेदारी क्या है? साझेदारी मौखिक है तो साझेदारों के बीच में विवाद होने का खतरा रहता है। तो उन विवादों से बचने के लिए जो साझेदारी अधिनियम है उसके अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं कि अगर साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ या साझेदारी मौखिक में है तो फिर उसका निपटारा कैसे हो। तो उसका निपटारा करने के लिए बहुत से रूल दिए गए हैं। तो पहली बात है, देखो साझेदारी में समस्त बातें लिखी होती है संलेख में। अगर साझेदारी संलेख बना हुआ है तो उसमें साझेदारी से रिलेटेड सारी बातें लिखी होगी, जैसे साझेदार का नाम, फर्म का नाम, साझेदारी का पता, फर्म का पता, या साझेदार का उत्तराधिकारी कौन है, या साझेदारों ने पूंजी कितनी कितनी लगाई, या फिर साझेदार है वो ड्राइंग कितनी करेंगे, उनकी पूंजी पर ब्याज कितना लिया जाएगा, उनके आर पर कितना ब्याज दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा। तो ये सारी बातें जो साझेदारी से रिलेटेड होती है वो सारी की सारी बातें साझेदारी संलेख में लिखी रहती हैं। लेकिन वो बातें तब लिखी रहेगी जब साझेदारी संलेख होगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं है, कहने का मतलब किसी भी रूल के बारे में अगर साझेदारी संलेख मौन है तो उसमें आपको ये नियम मानने पड़ेंगे जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे गए हैं। और वो नियम क्या है? देखो, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला नियम है साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन समान अनुपात में होगा। साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन समान अनुपात में होगा। अगर मान लो साझेदारी संलेख है तो साझेदारी संलेख में ये लिखा होगा कि लाभों का विभाजन किस अनुपात में होगा। वो अनुपात पहले से तय होता है, अगर तय नहीं है तो फिर बराबर बराबर होता ही है। यहाँ पर है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, मान लो हमने लाभों के बारे में हमारे बीच में पहले चर्चा हुई थी, जब हमने मौखिक साझेदारी की थी हमने ये बात करी थी हम लाभों को 3:2 में बांटेंगे।
हम लाभों को विभाजित कैसे करेंगे? 3:2 में करेंगे। अब मान लो लाभों को विभाजन 3:2 में करना है। अब लाभ बहुत ज़्यादा हो गया तो किसी पार्टनर के मन में आ गई, जिसको 2 मिल रहा है बी को, कि ए को तो ज़्यादा मिल रहा है, ए का तो लाभ कितना मिल रहा है? 3 हिस्से मिल रहे हैं, मुझे 2 हिस्से मिल रहे हैं। मान लो वो कहे कि हमने तो बराबर की बात करी थी, तो ये विवाद हो गया और हमारे पास कोई बात लिखित में है नहीं, इसलिए उनके बीच में लड़ाई होने का, विवाद होने का खतरा रहता है। तो इस विवाद से बचने के लिए साझेदारी संलेख में यह लिख दिया गया कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है या इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि लाभों का विभाजन किस अनुपात में होगा, तो ये मानना पड़ेगा हमें साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन है वो समान अनुपात में होगा, यानी उन्हें लाभ है वो क्या करने पड़ेंगे? बराबर बराबर ही बांटने पड़ेंगे। लाभों का विभाजन समान अनुपात में होगा, उन्हें लाभों का विभाजन है वो बराबर बराबर ही करना पड़ेगा। नंबर 2 पे है, किसी भी साझेदार को साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी साझेदार हो उसे क्या है? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, उसे पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी क्या चीज़ होती है? यदि एक पार्टनर या किसी दूसरे पार्टनर द्वारा व्यापार में जो धन लगाया जाता है, यानी जब व्यापार प्रारंभ होगा तो शुरू में व्यापार में जो धन लगेगा उस धन को अपने क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। उस धन को क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। अगर मान लो हमारे बीच में निश्चित हो गया कि पूंजी पर इतना % ब्याज मिलेगा, तब तो क्या हम पूंजी पर ब्याज देते हैं, अन्यथा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब आहरण क्या चीज़ होती है कि साझेदार फर्म से अपनी आवश्यकता के लिए मान लो कि फर्म से धन उधार लेता है। एक तो होता है कि वो धन लगाता है, वो तो क्या है? पूंजी है। और जब वो धन वहाँ से उधार लेता है, निकालता है अपनी पूंजी में से, तो वो आहरण कहलाता है। आहरण एक ऐसी राशि है जो साझेदार को फर्म को वापस लौटानी होती है और उस पर एक निश्चित दर से ब्याज लगता है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी भी साझेदार, चाहे वो साझेदार कितना ही आहरण करे, उससे उस आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उससे उस साझेदार से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर 4 पे है, किसी भी साझेदार को वेतन पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कोई भी साझेदार, चाहे वो क्या है, फर्म में काम करे। कई बार होता है कि मान लो साझेदार 3 है, लेकिन उनमें से उस फर्म का संचालन कोई एक व्यक्ति कर रहा है। उस फर्म का संचालन कोई एक व्यक्ति कर रहा है और वो वेतन की मांग करे कि मैं व्यापार चलाता हूँ या सारा काम व्यापार में मैं करता हूँ, तो मुझे इसके बदले में सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी हमारे पे डिसीजन नहीं हुआ, हमने कोई निर्णय नहीं ले रखा है,
तो कोई बात डिसाइड नहीं करी है तो फिर उसे कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को न वेतन दिया जाएगा, न कोई बिक्री पर कमीशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। कब? अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो। अन्य कोई पारिश्रमिक, यानी कोई पारिश्रमिक का मतलब है कि जैसे बोनस वगैरह या कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा और अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कई बार ये होता है देखो कि एक साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, पूंजी पर तो उसे ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो कई बार ऐसे होता है कि फर्म को लोन चाहिए, फर्म को लोन चाहिए और वो लोन उन्हें बाहर से कहीं से लेना है। अब मान लो कि वो कोई साझेदार कहे कि लोन मैं आपको दे देता हूँ, अलग से पूंजी के अलावा भी राशि उधार लेनी है और वो राशि मैं आपको उधार दे देता हूँ, तो उस लोन पे साझेदार क्या करेगा? जो साझेदारी फर्म से 6% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। कहने का मीन, अगर उनके बीच में ये तय हुआ है लोन पर 20%, 12%, 6% या कितना भी ब्याज मिले, वो ब्याज मिलेगा। अगर मान लो इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं है ऋण पर कितना ब्याज दिया जाएगा, तो ध्यान रखो ऋण पर अगर कोई डिसाइड नहीं हुआ है तो 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक दर से उसे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। और पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, वो ब्याज है वो लोन पर ब्याज है। क्योंकि जब एक साझेदारी फर्म किसी साझेदार से लोन लेती है, उस टाइम में साझेदारी फर्म और साझेदार उनके बीच का जो संबंध होता है वो किस चीज़ का संबंध होता है? वो साझेदारी और साझेदारी फर्म का नहीं होता, वो एक होता है लोन देने वाले और लोन लेने वाले। यानी लोन एक तो क्या हो गया यहाँ पे ऋणदाता हो गया, एक ऋणी हो गया। तो फर्म यहाँ पे ऋणी है और फर्म को लोन देने वाला जो साझेदार है वो ऋणदाता है, तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक, यानी वार्षिक शब्द यहाँ इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक अगर शब्द नहीं लगाओगे तो 6%, अगर वो 1 महीने के लिए भी लोन देता है तो पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 6% वार्षिक शब्द लगाना जरूरी है। 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदार, पहला नियम तो क्या है कि साझेदारों के मध्य जो लाभों का विभाजन होगा, इन लाभ जो वितरित किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन समान अनुपात में होगा। उन्हें लाभों को कैसे बांटा जाएगा? बराबर बराबर बांटा जाएगा। कब बांटा जाएगा? जब उनके बीच में कुछ निश्चित नहीं हुआ है, जब साझेदारों के मध्य इस बात का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है भी लाभ कैसे बांटेंगे, यानी साझेदारी संलेख का अभाव है, तो फिर उन्हें आप कोई कुछ भी कहे लेकिन लाभों को समान अनुपात में बांटना होगा। दूसरी बात यह है, साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाते हैं, साझेदारों द्वारा जो फर्म में पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई भी पार्टनर कितनी भी कैपिटल लगाए, मान लो एक साझेदार ने 10 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने 20 लाख लगाए और 20 लाख वाला ये कहे कि मैंने भी रुपए ज़्यादा लगाए हैं तो मुझे तो पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, तो इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कहे, क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है। इसके बारे में हमारे बीच में कोई डिसाइड नहीं हुआ है। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। कोई भी साझेदार जो आहरण करता है, ड्राइंग करता है, और उस ड्राइंग पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, उससे कोई भी ब्याज नहीं लेंगे, चाहे कोई साझेदार कितनी भी ड्राइंग करे। किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को कोई वेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई साझेदार फर्म को संचालन के, मान लो एक साझेदार फर्म को संचालन कर रहा है, अन्य साझेदार वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी जिनको बोलते हैं अपने जो कार्य ना करें उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है, यहाँ पे काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसे भी क्या है? कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सिर्फ साझेदारों को एक चीज़ तो मिलेगी, ऋण पर ब्याज मिलेगा। ऋण पर ब्याज कितना % मिलेगा? ऋण पर ब्याज है वो 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा, यानी जितना उसने ऋण दिया है फर्म को। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को ऋण दिया है तो उसके द्वारा दिए गए
ऋण पर उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो साझेदार को दो ही चीज़ें मिलेगी, एक तो लाभ जो कैसे मिलेगा, बराबर मिलेगा, और एक ऋण पर ब्याज जो मिलेगा 6% वार्षिक। तो ये है साझेदारी संलेख के भाव में लागू होने वाले नियम। ये नियम है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई अधिकतर क्वेश्चन आएगा। कई बार तो एक क्वेश्चन आता है कि इसके 4 नियम बताइए, या इसमें से कोई बात पूछ लेते हैं। जैसे ये बात पूछ ली आपको कि साझेदारी संलेख के भाव में पूंजी पर ब्याज से संबंधित क्या प्रावधान है, तो आपको ये बताना भी नहीं दिया जाएगा। आरण पर पूछ ले या लोन पर पूछ ले, तो आपको ये बताने हैं। ये हो गया अपने साझेदारी संलेख के भाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी संलेख। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।